सुमन देवी जी राय बरेली से, आपको ये शुभ अवसर मिल रहा है। ललिता वर्मा जी लखीमपुर से, राधा सिंह जी हरदोई से, सुश्री नीता पटेल जी हरदोई से, श्री शिव कुमार जी लखनऊ से, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ जो अन्य जनपदों में नियुक्ति पत्र वितरित कर किए जा रहे हैं, सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके भावी जीवन के लिए, उनके कर्तव्य पथ में निरंतर अग्रसर होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अप्रतिम ज्ञान और अनुभव से हम सबका जीवन पथ आलोकित करने का कष्ट करें और अपने आशीर्वचनों से हम सबको उपकृत करने की कृपा करें। बेसिक शिक्षा परिषद के 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आज प्रोसेस 6,696 शिक्षकों की नियुक्ति का ये समारोह है। इस समारोह में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती अनामिका सिंह जी, महानिदेशक बेसिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसद और विधायकगण, और जिनके लिए आज का इस समारोह आयोजित किया गया है, नवनियुक्त सभी शिक्षक भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबको एक पारदर्शी शिक्षक भर्ती की इस प्रक्रिया के पूरे होने और नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। और इस पूरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए योगदान देने के लिए, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति कितनी दयनीय थी। एक 1,35,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय पूरे प्रदेश में थे, लेकिन उन विद्यालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। भवन जर्जर थे, भवन है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो छात्र नहीं है, छात्र हैं तो वहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है, और अगर छात्र हैं भी तो उनके पास न यूनिफॉर्म होती थी,
नंगे पैर गांव के बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था। पूरा विभाग ट्रांसफर, पोस्टिंग और इसके माध्यम से वे तमाम प्रकार की गतिविधियां वहां संचालित होने लग गई थी, जो शिक्षा के लिए सबसे बड़े कलंक थे। पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण न्यायालय को भी इसको बार बार स्टे करना पड़ा था और भर्ती निकलती थी तो प्रदेश के कुछ गैंग ऐसे थे जो वसूली के लिए भी निकल पड़ते थे। कुछ खानदान और कुछ परिवार ऐसे थे जिनकी आजीविका का जरिया हो गया था। उसका प्रभाव प्रदेश के युवाओं पर तो पड़ता ही था, लेकिन उसके दुष्परिणाम से पूरे प्रदेश को उसके दुष्परिणाम को झेलना पड़ा था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब हमारी सरकार अपने कार्यकाल के 52 महीने यानी 4 वर्ष 4 महीने का कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी है, तो 4 वर्ष 4 महीने के इस पूरे कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.25 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर दी और एक भी नौकरी पर कोई संदेह नहीं कर सकता। भर्ती की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शुचितापूर्ण तरीके के साथ संपन्न हुई है। ईमानदारी और शुचितापूर्ण तरीके से भर्ती की प्रक्रिया का संपन्न होना आप जैसे युवाओं को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित हुआ। आज वही कारण है कि बुरा उन लोगों को लगेगा जिन लोगों की अवैध कमाई का जरिया बंद हो गया है। कोई भर्ती निकलती थी, वे झोला लेकर के निकल पड़ते थे वसूली में, लेकिन आज उन्हें मालूम है कि झोला लेके निकलेंगे तो हमारी एजेंसियां भी उसके लिए सतर्क हैं और हमने जेलें भी खाली करवाई हैं, काफी इसीलिए खाली करवाई हैं जिससे ऐसे लोगों को जो प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करते थे, भर्ती की प्रक्रिया को कलंकित करते थे, उन सब के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई और परिणाम सामने है। आज हम बड़ी से बड़ी परीक्षाएं भी संपन्न कराते हैं, तिनका भी नहीं होता है। अभी हम एक परीक्षा कराने जा रहे हैं, आपको मालूम है उसमें कितने एप्लीकेंट हैं? उसमें आवेदकों की संख्या है 30 लाख। देश की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है और आप देखेंगे कहीं तिनका नहीं हिलेगा, पूरे ईमानदारी के साथ। और पहले से इस बारे में कह रखा है हमने, इसीलिए टीईटी को भी ये व्यवस्था बनाई है कि अब 5 साल के लिए नहीं बल्कि आजीवन होगा। जो एक बार टीईटी पास करेगा तो उसकी मान्यता आजीवन रहेगी। सरकारी व्यवस्था में, निजी क्षेत्र में या स्वयं के अपने संस्थान को संचालित करने के लिए उसकी योग्यता पर हम प्रश्न क्यों खड़ा करेंगे? और ये प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ रही है। लेकिन जिनको ये पारदर्शी व्यवस्था अच्छी नहीं लग रही, वे लोग कुछ तो करेंगे, कुछ तो बोलेंगे और उनका कुछ बोलने के बाद वे लोग फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि चाहते ही नहीं कि कुछ अच्छा हो, ईमानदार प्रयास हो, व्यवस्था पारदर्शी बने, योग्यता के अनुसार लोगों को अवसर मिले, आरक्षण के नियमों का पालन हो, वह एक गैंग नहीं चाहता था। लेकिन जब सरकार ने इसको लागू किया तो उनको बुरा लगना स्वाभाविक है। ठीक कहा बेसिक शिक्षा मंत्री ने कि चोर की दाढ़ी में तिनका।
वह हम लोगों ने तो एक ही बात कही कि जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा वो तय कर ले कि उनको खिलवाड़ करना है और खिलवाड़ करके अपनी प्रॉपर्टी को जब्त करवाना है कि पारदर्शी और ईमानदार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देना है, क्योंकि इस पर प्रदेश की पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। याद करिए, बेसिक शिक्षा परिषद का हमारा वार्षिक बजट है 53,000 करोड़ रुपए से अधिक का। याद करिए, 53,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि हम केवल बेसिक शिक्षा परिषद पे खर्च करते हैं। इतनी बड़ी धनराशि एक वर्ष में खर्च होती है, तो आखिर उसका लाभ प्रदेशवासियों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? प्रदेश की 24 करोड़ जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और ये लाभ इस रूप में मिलना चाहिए कि हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल भी किसी पब्लिक स्कूल और किसी कॉन्वेंट स्कूल का मुकाबला करते हुए दिखाई दें, और ये महत्तर जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जो लोग ये चाहते थे अपने बच्चों को तो स्वयं भी कोई ऑस्ट्रेलिया भेजता था, कोई इंग्लैंड भेजता है, कोई और जगह भेजता है, लेकिन गरीब का बच्चा न पढ़ पाए इसलिए वे सभी स्कूल जर्जर करके छोड़ दिए थे। 1,35,000 विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद के जर्जर है, कोई पुरसा हाल नहीं। आखिर सरकार 2017 के पहले भी तो रही होंगी। क्या कर रहे थे लोग? बजट वही खर्च होता था, पैसा खर्च होता था, वेतन भी निकलता था, भवन के नाम पे भी पैसा जाता था, लेकिन विद्यालय जर्जर है। भवनों में बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं, वो पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ कहीं जमीन पे नहीं दिखता था, विद्यालय के भवनों पे जरूर दिखाई देते थे। लेकिन ऑपरेशन कायाकल्प मार्च 2017 में हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प प्रारंभ किया था। हर एक विद्यालय के लिए सभी जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया गया। पुरातन छात्र परिषद का गठन करके सभी बेसिक शिक्षा परिषद से कहा गया कि भाई जितने छात्र हैं वह यूपी के हैं, अगर नौकरशाही में हैं, जनप्रतिनिधि हैं, व्यवसाय में हैं, सब बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं। मैं स्वयं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में पढ़ा हूं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि कोई इसमें योगदान नहीं देगा? मैंने कहा हर व्यक्ति एक एक विद्यालय गोद ले। लोगों ने कहा गोद लेके क्या करेंगे? तब भी विपक्ष ने उंगली उठाई थी कि गोद लेके क्या करेंगे, क्या विद्यालय गोद ले जाते हैं क्या? मैंने कहा विद्यालय गोद ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं थोड़ा देखना। तब भी उन्होंने हमारी कार्यपद्धति में प्रश्न किया था। लेकिन आज जब 1,20,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से उनका सुंदरीकरण करके उन्हें स्कूल दिखने लायक स्कूल बना दिया गया, उनकी आंखें अब उसको देख करके भी घबरा रही हैं कि अगर गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो फिर क्या होगा। उनको परेशानी इस बात की है कि उन बच्चों की यूनिफॉर्म, आज सरकार उनको 2-2 यूनिफॉर्म देती है, बैग देता है, बुक्स देती है, जूते मोजे उन बच्चों को उपलब्ध कराए जाते हैं। अब गरीब का बच्चा भी अच्छा जूता मोजा पहनेगा, स्कूल जाएगा, स्वेटर दिया जाएगा, जाड़ों में ठिठुरेगा नहीं। उन गरीबों को जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, तमाम अन्यवाद के आधार पर बांटने वाले लोग इन सब चीजों से ज्यादा उनको परेशानी है कि अगर ये सब लोग आगे बढ़ जाएंगे तो फिर इनकी पूरी राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये वंशवाद और जातिवाद की राजनीति समाप्त हो गई तो फिर इन बेईमान और भ्रष्ट लोगों को कोई पूछेगा नहीं। और इसलिए उनकी परेशानी तो इस बात को लेकर के थी कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, और उसको लेकर के उनकी परेशानी हर व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन सरकार ने भी संकल्प लिया था, हम करेंगे, आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। आमूलचूल परिवर्तन करके दिखाया गया। अकेले बेसिक शिक्षा परिषद में आज की जो भर्ती की प्रक्रिया, 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो रही है।
जिसमें 6,696 को नियुक्ति पत्र आज दिया जा रहा है। इससे पहले सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। सत्यापन के साथ उनके वेतन वितरण की कार्रवाई भी उसके साथ प्रारंभ हो जाएगी। और मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग हैं सभी लोग समयबद्ध ढंग से अपने सत्यापन की कार्रवाई को भी पूरा करें। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दीजिए। बेसिक शिक्षा परिषद ने तकनीक का उपयोग करते हुए काफी इधर सुधार किया है। उस सुधार के साथ आप सब जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है बेसिक शिक्षा परिषद देश का सबसे बड़ा बेसिक शिक्षा का परिषद तो होगा ही, लेकिन सबसे अधिक छात्र संख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा परिषद के रूप में यह आगे बढ़ सकता है। और इस पर आप सबको कार्य करने की आवश्यकता है। हम लोग जब 2017 में आए थे तमाम समस्याएं थी, चुनौतियां भी थी, लेकिन इस सब के बावजूद हम लोगों ने परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया को थमने नहीं दिया था, कतई नहीं थमने दिया था, और प्रक्रिया निरंतर चलती रही। उस प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। और मैं फिर आप सबसे कहूंगा, आप में से 69,000 शिक्षक इस समय हम लोगों ने नियुक्त किए हैं। 54,000 से अधिक शिक्षक इससे पहले की प्रक्रिया में सब नियुक्त हुए हैं। पिछले 15-16 महीनों का जो समय है पूरे देश और दुनिया के लिए अत्यंत संकटग्रस्त रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद में या माध्यमिक शिक्षा परिषद में बच्चों को फिजिकली क्लासरूम में बुलाने में कठिनाई हो रही है। ऑनलाइन की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का एक प्रयास तो हुआ, लेकिन उसमें भी अपनी समस्याएं हैं। हम सबको इन्हीं के बीच से कोई रास्ता निकालना होगा। अब सोचिए कि 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति तो केवल बेसिक शिक्षा परिषद में हुई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की अलग है, उच्च शिक्षा की अलग है, तकनीकी शिक्षा की अलग है, मेडिकल शिक्षा की अलग है। अगर इन सभी शिक्षाओं के उसको हम एक साथ जोड़ लें तो अकेले शिक्षा विभाग में ही हम लोगों ने 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की तैनाती की है विगत 4.5 वर्ष 4.25 वर्ष के दौरान। 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती केवल शिक्षा से जुड़े हुए विभागों में उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। और लगभग 4.5 लाख भर्ती की प्रक्रिया की दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही नहीं, प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण भी दिया गया। शिक्षा हमारे लिए मूल था, महत्वपूर्ण था। शिक्षा के बगैर हम किसी प्रकार की परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते। लोगों के जीवन में उनकी आशा और उनके अपेक्षाओं को पूरा करने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन इस सब के बावजूद प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, कानून के राज से बहुत सारे लोग घबराते हैं, क्योंकि कानून के राज में होती है तो अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले, प्रदेश के अंदर सत्ता के शागिर्द बन करके गरीबों की, व्यापारियों की प्रॉपर्टी को कब्जा करने वाले, सरकारी धन को जबरन आहरित करने वाले, इन सब लोगों की प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है। लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि पहले तो बोलते ही थे हम लोग, लेकिन जब हमने कार्रवाई प्रारंभ की 1500 करोड़ रुपए से अधिक की ऐसी संपत्ति हमने जब्त की है, तो फिर परेशानी होने लग गई उन लोगों को जिनके गैंग संचालित होते थे। परेशान हो गए लोग। ये कानून का राज प्रदेश में निवेश को आगे बढ़ाने में मदद किया है। प्रदेश लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश इस दौरान प्रदेश के अंदर होता है। ये केवल निवेश नहीं, ये प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन का भी एक माध्यम बना है। 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को केवल इस क्षेत्र में निवेश के माध्यम से हम लोगों ने रोजगार उपलब्ध करवाया है। और प्रदेश तो पहले से बहुत समृद्ध रहा है इस दृष्टि की सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र में।
उत्तर प्रदेश की अपनी उपलब्धियां थी। उत्तर प्रदेश के हमारे पूर्वज बहुत दूरदर्शी थे और उनकी दूरदर्शिता का परिणाम क्या था कि एमएसएमई सेक्टर में प्रदेश के अंदर जो क्लस्टर बने हुए थे अलग अलग जनपदों में, जिसे हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो एक जनपद एक उत्पाद की इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जब प्रदेश सरकार ने इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया तो उसका परिणाम क्या रहा? प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा और उसमें हम लोगों ने स्वरोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया। 60 लाख से अधिक युवाओं को, हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को इसके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी आबादी का राज्य, लेकिन जब देश के अंदर सर्वे होता है तो सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इन्हीं सब बातों को लेकर के जब देश का मार्गदर्शन करते हैं, यही उत्तर प्रदेश है 2017 के पहले हर एक क्षेत्र में पीछे होता था, सब में हर एक में मामले में पीछे होता था। आबादी में सबसे अधिक, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के या किसी भी अन्य प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश सबसे पीछे होता था। लेकिन भाइयों बहनों, अब पिछले 4-4.25 वर्ष के अंदर जो कार्य हुए हैं, उत्तर प्रदेश देश के अंदर हर योजना में आज नंबर 1 या नंबर 2 की लड़ाई लड़ता है, आगे बढ़कर के दिखाई देता है। कोरोना प्रबंधन आपके सामने है। कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और मैं आप सबसे ही अपील करूंगा, ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी आज हमारी संपन्न हो रही है और इससे पहले 54,000 की बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हुई है। आप सबके बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जाने के बाद हमारे पास छात्र शिक्षक का जो अनुपात है, इसको और बेहतर करने में मदद मिलेगी। आप में से बहुत सारे शिक्षकों को आकांक्षात्मक जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त होगा। याद रखना, शुरुआती समय में सिफारिशें मत करवाइएगा और सर्विस काल में सिफारिश करा करके आप पहले ही चरण में अपने होनहार भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं बाधक मत बनना, क्योंकि आपका एक एक क्षण, एक एक वर्ष आपके लिए नए अनुभव देखने का एक अवसर प्राप्त होगा। जीवन में महानता अर्जित करने के लिए आवश्यक नहीं कि व्यक्ति कोई बड़ा उसमें जाए, ओहदे पे जाए तो ही महानता प्राप्त कर पाएगा। याद रखना, महानता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जब उन लोगों के पास जाएगा जो वास्तव में नीडी है और वहां पर कार्य करेगा, तो वहां पर आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास की वैल्यू होगी। लोग उसका मूल्यांकन करेंगे और न केवल वहां का स्थानीय समाज मूल्यांकन करेगा, बल्कि देश भी, दुनिया भी मूल्यांकन करेगी, सरकारें मूल्यांकन करेंगी और फिर वो आपकी महानता का रास्ता भी खुलेगा। 8 आकांक्षात्मक जनपदों में पिछले 3 वर्ष के दौरान विभिन्न पैरामीटर में उत्तर प्रदेश ने अच्छे लक्ष्य हासिल किए। उसमें शिक्षा भी एक है और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य होने हैं, इस सुधार की प्रक्रिया को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।